कहानी का नाम अंडमान के पिशाच। ओकाता अपने कबीले का सबसे दिलेर नौजवान था और उसके कबीले सारगीजा वालों का ख्याल था कि उसके वजूद में पवित्र आत्माओं का वास है। वो बेहद ताकतवर और ज़हीन है और उनके इलाके में उसके भविष्य का महान चुन लिया जाएगा। दूर दूर के कबीलों में उसकी धूम मची हुई थी और सारगीजा वाले उस पर फक्र किया करते थे और भविष्य में उसके कहान अजीम महान पुरोहित तथा अजीम सरदार बन जाने की दुआएं किया करते थे। बात सिर्फ ओकाता की ही नहीं थी। ओकाता का बाप संगोता भी उतना ही ज़हीन और ताकतवर तथा दिलेर था। यह भी एक सच्चाई थी कि संगोता की सारी ताकतें ही ओकाता के अंदर आ गई थी, क्योंकि ओकाता ने अपने बाप संगोता को ज़िबह करके सारे का सारा खा लिया था। जब कई दिन तक संगोता लोगों को नजर नहीं आया था तो लोगों ने उसके बाप के बारे में उससे पूछा था। तब ओकाता ने बड़े फक्र के साथ अपने बाप की लाश अपने झोपड़े से बाहर निकाली थी, जिसके कंकाल पर अब कहीं कहीं गोश्त रहा गया था जो सड़ने लगा था। तब ओकाता ने बताया था, लोगों, मेरे बाप जैसी शक्तियां पूरे सारगीजा कबीले में किसी के अंदर नहीं थी। मैं उसकी कुदरती मौत का इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अपने बाप की आखिरी हद तक ज़हीन और ताकतवर बनना चाहता था। लो, अब यकीन कर लो कि मेरे बाप संगोता की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ गई हैं। मैंने उसका दिल खा लिया है। अब भला तुम ही बताओ, मेरे बाप जैसा दिलेर कबीले में कोई दूसरा था कोई जिसने हाथी की सूंड अपने जगह से उखाड़ दी थी? मैंने उसकी आंखें निकालकर खाया है, क्योंकि वह उसके मेदे में दूर तक देख सकता था। मैंने उसका दिमाग उसके मेदे में उतारा ताकि उसकी अक्ल मेरे अंदर आ जाए। कबीले वालों ने खुशियों से गले लगाकर उसे दाद दी और वो ओकाता वाकई अद्वितीय सूरमा और महान अक्लमंद हो गया था। उनका विश्वास था कि अगर कोई ऐसी चीज खा ले जिससे वो दिलेर बन जाए तो कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। सलन अगर कोई शेर का शिकार करके शेर का दिल खा ले तो वो शेर की तरह बलवान और दिलेर बन जाता है। लेकिन इस लोग अपने मुर्दों को दफन कर दिया करते थे, लेकिन इस हालत में उसके बदन पर गोश्त का नामो निशान बाकी नहीं रहा था, नहीं होता था। इस तरह वो मुर्दों की शक्तियों को अपने वजूद में उतार लिया करते थे। उनका यही मानना था कि जो कुछ खाओगे वही क्षमता तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। मरने वाले की बोती बोती जब प्रसाद के रूप में बांट दी जाती थी, उसके बाद हड्डियां भी निचले दर्जे के लोगों के सामने फेंक दी जाती थीं। वो उन्हें भंभोड़ते रहते थे। खैर, यह सब काम मजहबी आस्था के तौर पर हुआ करता था, और अगर कोई किसी ने जिंदा वजूद को खा लेता था तो उसकी बात और ही ऊंची हो जाती थी। ओकाता ने भी अपने बाप को बड़ी चालाकी से पछाड़ा था। उसके जेहन में यह बात बड़े अरसे से परवान चढ़ रही थी। हर जगह उसके बाप संगोता की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। लोग कहते हैं कि संगोता से ज़हीन कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि संगोता हाथी से ज्यादा ताकतवर है। कोई यह नहीं कहता कि उसके बेटे भी उन्हीं योग्यताओं और क्षमताओं का मालिक है। हालांकि ओकाता सारगोजा कबीले के तमाम जवानों में सबसे तंदुरुस्त था, लेकिन इस कबीले में तो जिसकी एक बार धूम मच जाए लोग उसी की तारीफें करते हैं। ओकाता ने संगोता को सोते वक्त काबू किया था। उसने पेड़ की छाल से संगोता के हाथ पैर बांध दिए थे। उसके बाद तेज धार हथियार से अपने बाप को गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। सबसे पहले उसने अपने बाप के खून से प्यास बुझाई थी। खून पीकर ओकाता ने अपने बाप के विभिन्न अंग खाने शुरू कर दिए थे। 11 दिन तक ओकाता अपने झोंपड़े से बाहर नहीं निकल सका था। उस झोंपड़े में दोनों बाप बेटे ही रहते थे, और अब ओकाता ने बड़ी श्रद्धा से अपने बाप को अपने वजूद में समा लिया था। लोग उसकी बेपनाह इज्जत किया करते थे। लोगों की अपेक्षाएं थीं कि निकट भविष्य में ही शायद देवताओं की कृपा से ओकाता को कहान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां किया करता था और उसकी भविष्यवाणियां अक्सर सही साबित होती थीं। और इस वक्त ओकाता जिस इलाके में सफर कर रहा था वहां काले बादलों के झुंड इकट्ठे हो रहे थे। अंधकार रोशनी को निगलता जा रहा था। ओकाता ने कई बार निगाहें उठा उठाकर आसमान की तरफ देखा था और उसके दौड़ने की गति खुद तेज हो जाती थी। आगे घने जंगल थे जहां खूंखार दरिंदे घूमते फिरते रहते थे। रात के सफर में
आग जंगली दरिंदों को दूर रखती है, लेकिन अगर पानी बरसने लगता तो ओकाता उसे नहीं जला सकता था और दरिंदे आसानी से उसे हड़प कर जाते। बारिश की पहली बूंद ने ओकाता की नाक को छुआ तो उसकी दौड़ने की रफ्तार तूफानी हो गई। जंगल अब बिल्कुल सामने आ गया था। वो जंगल में दाखिल हो गया। पेड़ों के दरमियान दौड़ते हुए ओकाता चारों तरफ निगाह रखे हुए था। उसके अंदर खौफ का लसश मात्र भी भया न था। बस वो परेशान हो रहा था कि रोशनी खत्म हो गई तो लकड़ी के भाले से कितने दरिंदों का शिकार कर पाएगा। फिर कहीं दूर से हाथी की चिंगाड़ उभरी तो ओकाता के कदम अचानक ठिठक गए। उसने आवाज की दिशा का अंदाजा किया और रुख बदलकर तेजी से दौड़ने लगा। अचानक जंगल खत्म हो गया, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बारिश ने अभी कोई निरंतरता नहीं अपनाई थी। बस इक्का दुक्का बूंदें टपक रही थीं। दृष्टि सीमा तक विशाल मैदान बिखरा हुआ था, जिसमें कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे टीले नजर आ रहे थे। ओकाता का कुछ इत्मीनान हुआ और वो शांत दिल आगे बढ़ने लगा। कहा, यहां यह जाता है कि जब कोई दिलेर नौजवान था, लेकिन वो यह जानता है कि सबसे दिलेर इंसान खौफ का शिकार हो जाए तो फिर उसे ऐसा लगता है जैसे खौफ की परछाइयां उसका पीछा कर रही हों। बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब ओकाता मैदानों में से गुजर गया और उसके पीछे जंगल खत्म हो गया तो अचानक एक बड़े से टीले के पीछे लकड़ी का एक भाला सनसनाता हुआ आया और झंझनाहट की आवाज के साथ ओकाता की पिंडली को चीरता हुआ उसमें सीधा अटक गया। ओकाता तड़प कर नीचे गिरा और जलबिन मछली की तरह तड़पने लगा। तभी झंझनाहट के साथ दूसरा भाला आकर उसके कंधे में घुस गया। ये दोनों भाले सारगोजा कबीले के ही 2 आदमियों ने उसे मारे थे। उनमें से एक जेस्पा था और दूसरा ग्लोगा। जेस्पा बाप था और बतोगा बेटा। बहुत अरसे से ये बाप बेटे ओकाता की ताक में थे। जेस्पा की दिली इच्छा थी कि वो बतोगा को कहा नजीम बनवा दे। जेस्पा के पास इसके जरिए भी थे, क्योंकि मुकद्दस कहा नजीम बूढ़ा हो चुका था और बहुत जल्द वो मुकद्दस समारोह होना वाला था जिसमें नए कहा नजीम का चुनाव किया जाना था और देवताओं की निगाह सीधी होने को फैसला किया जाना था। बतोगा काफी अक्लमंद और बेहद ताकतवर जवान था, लेकिन उसका मुख्य प्रतिद्वंदी अगर कोई था तो वो ओकाता ही था, जिसके बारे में सारगोजा के लोगों का ख्याल था कि वो बहुत जल्दी काहे नजीम, महान पुजारी, महंत हो जाएगा। तब इन दोनों ने फैसला किया था कि ओकाता को अपने वजूद में उतार लिया जाए ताकि उसकी ताकतें बलोगा के अंदर आ जाएं। उस वक्त तो पूरा खानदान उस टीले के पीछे मौजूद था। जेस्पा, बतोगा, जेस्पा की बीवी खोना और उसकी नौजवान बेटी तौसी, ये सारे के सारे वहां मौजूद थे। बाप बेटे ने 2 नेजे ओकाता को इस तरह मारे थे कि वो धराशायी हो जाए, लेकिन उन्होंने इंतजाम 5 नेजों का किया था, क्योंकि वो जानते थे कि ओकाता जरूरत से कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर जेस्पा ने अपनी तमाम महारत के साथ नेजा ओकाता की गर्दन की तरफ फेंका। नेजा बेशक ओकाता की गर्दन से टकराया था, लेकिन गलत निशाने के साथ ओकाता उस नेजे से बच गया। बलोगा ने अपने बाप से कहा, मेरे बाप, तेरे बाजुओं की कमजोरी ने हमारा एक नेजा जाया कर दिया। ये देखो भविष्य का कहा नजीम किस तरह अपने हक में फैसला करता है। कहकर बतोआ ने अपना नेजा फेंका तो वो ओकाता की गर्दन के बीचों बीच घुसा और बस यही काफी था। 5 नेजों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई थी। वो सभी अपने तेज धार हथियार लेकर ओकाता की तरफ दौड़ पड़े थे ताकि गर्म गर्म उबलते हुए खून को पेट में उतार सकें। जेस्पा की बीवी और बेटी भी उस तरफ दौड़ने लगे थे और उसके बाद उन्होंने ओकाता की मौत का इंतजार नहीं किया। वो अपनी लंबी लंबी जुबानें निकालकर ओकाता के जिस्म से उबलते खून को चाटने लगे थे। उनके चेहरे खुशियों से खिले जा रहे थे। बहरहाल उन्होंने अपना काम जारी रखा। न उन्हें मौसम की फिक्र थी, न हालात की परवाह। वो बस अपना मकसद पूरा कर रहे थे। बूढ़े जेस्पा ने बतोगा की तरफ देखा और दोनों हाथ उसके सामने कर दिए। उसने बड़ी सफाई से ओकाता का सीना चीर कर उसका दिल निकाल लिया था। मैं अपने बेटे को यह मुकद्दस तोहफा पेश करके दिली खुशी महसूस कर रहा हूं। यह टोपी मिल्कियत है, हालांकि इस पर मेरा दिल ललचा रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे अंग कमजोर हो चुका हूं। तू ही भविष्य का कहा नजीम है। यह दिलेरी तुझे मुबारक हो। बतोगा ने मुस्कुराते हुए बाप का तोहफा कबूल कर लिया और दोनों हाथों से ओकाता का दिल पकड़कर उसे दांतों से उधेड़ने लगा।
जेस्पा की बीवी और बेटी ओकाता का गोश्त नोच नोच कर पेट भर रही थी। उनके चेहरे, हाथ पांव, गर्दन सब खून से रंगे हुए थे। ओकाता का बदन पल पल गोश्त से खाली होता जा रहा था। सबसे बड़ी बात थी कि ओकाता सौताज का दोस्त था और सौताज सरगोजा का सरदार। इस वक्त उसके सामने दो आदमी उसे बता रहे थे कि यह जिस्म उन्हें कहां से मिला है। उनमें एक ने कहा, मुकद्दस सौताज, यह एक बड़ी सच्चाई है कि ओकाता को जिस जगह शिकार किया गया वो होवाता कबीले के दाएं तरफ था, और मदबिता कबीले वाले ऐसा तो करते ही रहते हैं। मैं सवाल करता हूं कि आखिर कब तक उन्हें माफ करते रहेंगे। सौताज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पतले और भिंचे हुए होठों पर एक बेरहम मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसके सामने वाले लोग जानते थे कि उस मुस्कुराहट का मतलब क्या है। हालांकि वो लोग उसे यह सूचना दे रहे थे। वो बड़े बड़े और दलकाम आदमी थे, जबकि सौताज बहुत दुबला पतला था। उसका कद भी काफी छोटा था, लेकिन वो बहुत शूर था। उसके महत में बेशुमार कमरे थे जहां चमकती तलवारें लिए अधनंगे हट्टे कट्टे जवान पहरा दिया करते थे। सौताज की निगाह में इंसानी जान की जरा भी कीमत नहीं थी। इंसानों को खत्म करना उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता था। सौताज के सामने उसके कई आदमियों की गर्दनें मामूली मामूली सी गलतियों पर उतार दी जाती थीं। यही वजह थी कि हर शख्स हर वक्त उससे खौफजदा रहा करता था। उसके पास रहने वालों की हरदम आने सिरों पर मौत की नंगी तलवार लटकती नजर आती थी, जिसे तलवार को हरकत में लाने के लिए सौताज के बस एक इशारे की देर हुआ करती थी। उसका खास मुलाजिम माकोजो उससे बेपनाह खौफजदा रहता था। सौताज जब किसी ने नाखुश होता था तो बड़े मध्यम लहजे में उससे बातें करता था और वह नम्र रहता था। इस वक्त भी उसने बड़ी नरमी के साथ कहा, माकोजो से कहा, क्या तुमने उस बेवकूफ दो बाती को कत्ल कर दिया? क्या उसने तुम्हें दो बातें बताईं जिसकी मैंने तुम्हें हिदायत दी थी? मेरे आका, अपने इस गुलाम की खता माफ कीजिए। मैंने आपके हुक्म की तामील की, लेकिन उस बेवकूफ दो बाती ने किसी तरह भी जुबान नहीं खोली। मैंने उसे कत्ल करने के सिवा तमाम यातनाएं देकर उससे राज उगलवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। मेरे आका, बड़ी तकलीफ और सदमा वो बड़ी आसानी से झेल लेता है। मैं उस पर अपने सारे हथकंडे आजमा चुका हूं। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। Amazing story, isn't it? I just love this story by the author रजभर्ती। कहानी में अब क्या होगा? रहस्य और रोमांच से भरा अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।